मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत से करेंगे पीएम बीमा सखी योजना का शुभारंभ। सरकार किसानों के हित में कर रही है लगातार कार्य। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा सरकार ने हर गरीब को पक्का घर देने के लिए 2,95,00,000 मकानों को दी स्वीकृति। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 38 लाख घर किए गए आवंटित। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य के सभी गांवों की सोलर मैपिंग कराने के दिए निर्देश। बिजली बिलों के भुगतान में सरचार्ज माफी और बकाया राशि किश्तों में लेने की व्यवस्था लागू करने को कहा। और प्रदेश के सभी जल स्रोतों के पुनरुत्थान के लिए सरकार जल्द बनाएगी योजना। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सिंचाई मंत्री ने कहा फील्ड में जाकर अधिकारी ले जनता से फीडबैक। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। चंडीगढ़ में कल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों में एमएसपी को लेकर भ्रम फैला रही है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों में लगातार वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को सीधा लाभ दे रही है। कांग्रेस और भाजपा की सरकारों के दौरान फसल खराब होने पर दिए गए मुआवजे में जमीन आसमान का अंतर है। इस दौरान उन्होंने किसानों से कीटनाशकों का उपयोग कम करने और प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की। उन्होंने आगे बताया कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत से पीएम बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। पहली बार है कि मोदी जी ने किसानों के हित में जो मजबूत कदम उठाए हैं और जो उनको लाभ पहुंचाया है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात का दुष्प्रचार करती रही है कि एमएसपी बंद हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने लगातार एमएसपी बढ़ा करके दिया है। 2014 में जो एमएसपी कांग्रेस देती थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया। हर बार बढ़ाया कांग्रेस, क्योंकि लोगों ने नकार दिया है और कांग्रेस इस प्रकार के लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करके अव्यवस्था करना चाहती है। हाँ, 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना पूरे देश के लिए लॉन्च कर रहे हैं। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत की उस भूमि के ऊपर जहां उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था, आज वो बीमा सखी योजना को लॉन्च करने के लिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर गरीब व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2,95,00,000 मकान बनाने की स्वीकृति दी है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और मकान बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 38 लाख घर आवंटित किए गए हैं। इसके लिए 10,600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए विशेष रूप से आदिवासी परिवारों के लिए 46,000 से अधिक आवास आवंटित किए गए हैं। चौहान ने महिला सशक्तिकरण की चर्चा करते हुए कहा कि आजीविका मिशन से 10 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 1,15,00,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य के सभी गांवों की सोलर मैपिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। वे कल चंडीगढ़ में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने को कहा। इससे बिजली कटौती की समस्या को भी कम किया जा सकेगा। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरचार्ज माफी और बकाया राशि को किश्तों में लेने की व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि किसी उपभोक्ता को आर्थिक असुविधा न हो। बिजली वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने उन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर और कंडक्टर को तुरंत अपग्रेड करने का आदेश दिया जहां पर इसकी आवश्यकता है। बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए आर्म्ड केबल के उपयोग को प्राथमिकता देने की भी बात कही गई। यह कदम विभागीय घाटे को कम करने और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने में मददगार होगा।
परिवहन मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी में नन्हेड़ा रेलवे ओवरब्रिज का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी पहले टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन अब एकजुट होता जा रहा है। यहां अंडर और ओवरब्रिज बनने से जनता को काफी फायदा मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने अकाली नेता सुखबीर बादल पर जानलेवा हमले के मामले में कहा, यह काफी गंभीर मामला है और पंजाब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके जांच कर रही है। छावनी जो है, इसमें से सहारनपुर लाइन निकल रही थी, पानीपत लाइन निकल रही है, जीटी रोड निकल रही है, और इस वजह से ये अंबाला छावनी टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। ये आगे विकास इसका आगे नहीं बढ़ रहा था। ये 4 रेलवे फाटक थे जो मैंने रेलवे मंत्री से जाकर मंजूर कराए, और ये निर्णय का बन गया। इनको तो बहुत ही लाभ हुआ, सारा का सारा इलाका शहर से पूरी तरह से जुड़ गया। उसी प्रकार से शाहपुर के फाटक की तो कहावत थी कि गरीब की किस्मत और शाहपुर का फाटक। हाँ, गंभीर मामला है और पंजाब की पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, उसका मकसद भी जानने की कोशिश कर रही है और बचाव हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और वो आदमी पकड़ा भी गया है। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी एक्सईएन हितेश अग्रवाल ने बताया कि ये प्रोजेक्ट 21.5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। इसकी लंबाई 640 मीटर है। इस पुल के बनने से लोगों को भारी फायदा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को कनेक्टिविटी भी मिली है। 21.5 करोड़ की लागत है पुल की। उसमें 7 करोड़ जो है रेलवे का शेयर है, जिसमें रेलवे ने अपना पोर्शन का काम करा है और B&R ने बाकी अप्रोच रोड का काम किया। इसका काफी बेनिफिट है, बिकॉज ये पुल यहाँ मछौंडा को, इसको नन्हेड़ा को, ये अपना रंगिया मंडी को अंबाला शहर से कनेक्ट कर रहा है मेन, और आने जाने वालों को जीटी रोड से दोनों तरफ से कनेक्टिविटी मिली है। मौके पर मौजूद लोगों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस पुल के बनने से उनका लगभग 9 किलोमीटर का रास्ता बच जाएगा। अब उन्हें जीटी रोड पर जाने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। कई बार रेलवे फाटक होने की वजह से बहुत से हादसे हो जाते थे, लेकिन अब इन हादसों से बचाव रहेगा। मानो 4-5 किलोमीटर का बहुत बेनिफिट है जिस पुल से, ठीक है। जो हमारा नहीं ऊपर घूम के आना पड़ा था जीटी रोड पर, तो 4-5 किलोमीटर घूमना पड़ा था जी, तो इधर मानो 4-5 किलोमीटर कट पड़ जाए, शॉर्टकट पड़ जाए। नहीं फिर मैं यहाँ नीचे आना पड़ा था, गलियां में घूम कर बच्चे भी आगे आ जाते, ये दिक्कत बहुत थी। यह जो पुल अंबाला सहारनपुर रेलवे लाइन पर बना है, इसे नन्हेड़ा के ग्रामवासियों को बहुत ही अधिक लाभ होगा। यह जनता को बहुत अधिक रोजगार देगा और यह भाजपा का बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो बहुत बेनिफिट होगा जी। हमारे को 4 किलोमीटर दूर रास्ता है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जी, सरकार का भी, मंत्री का भी धन्यवाद करते हैं जी। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रदेश की सभी नहरों, नालों व रजबाहों की रीमॉडलिंग और रिहैबिलिटेशन की योजना तैयार की जाए। वे कल सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके नहरी तंत्र की रूपरेखा की समीक्षा कर रही थी। इस दौरान उन्होंने नहरों की सतह पर गाद व खरपतवार साफ करने का भी अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से वे फील्ड में तैनात सभी अधीक्षक अभियंताओं व एसडीओ के साथ नियमित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगी, ताकि धरातल पर समस्याओं की जानकारी व फीडबैक लिया जा सके। उन्होंने हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्यूरो के अधिकारियों के साथ भी तालमेल बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि जहां पर नहरों की रीमॉडलिंग व रिहैबिलिटेशन का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। विभाग के मैनुअल कोड के अनुसार निर्माण सामग्री की नियमित सैंपलिंग ली जाएगी और उसकी लैब में जांच भी होगी। सिंचाई मंत्री ने राज्य की सभी नहरों को इंटरलिंक करने के लिए एक ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे पानी की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी और भूजल रिचार्ज में भी सुधार होगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि विभाग का हर अधिकारी फील्ड में जाए और वहां की समस्याओं को खुद जाकर सुने। वे कल महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ड्यूटी चार्ट बनाने को कहा, जिसमें किस अधिकारी की किस दिन कहां पर ड्यूटी लगाई गई है उसकी पूरी जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी की ड्यूटी फील्ड पर लगाई गई है, अगर वे फील्ड पर नहीं जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। वे स्वयं भी जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन देखने के लिए दौरे करेंगी। उन्होंने आंगनबाड़ी में पौष्टिक भोजन समय समय पर देना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। आज भिवानी जिले के लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त महावीर कौशिक ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रदेश मुख्यालय के उच्च अधिकारियों ने उपायुक्त समाधान शिविर में मिल रही लोगों की समस्याओं के समाधान के बारे में समीक्षा की। बुधवार को लगाए शिविर में समाधान प्रकोष्ठ के समक्ष 30 शिकायतें आई, जिनका मौके पर ही निपटारा किया गया। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों की योजनाओं को लाभ लेने सहित अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देगा। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ करें। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर सुबह 10 से 12 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस को आयोजित किए जाते हैं। संबंधित वो 5 हैं, बीडीपीओस की पंचायत भूमि से नाजायज कब्जे के बारे में 5 हैं, और इसके अलावा पुलिस विभाग की 4 हैं, नगर परिषद की 2 हैं, पब्लिक हेल्थ की 2 हैं, सोशल वेलफेयर की 2 हैं। इस तरह कुल मिलाकर 30 शिकायतें प्राप्त हुई थी और सभी अधिकारीगण को इसमें तुरंत कार्रवाई करके इनके निपटान करने के बारे में आदेश दे दिए गए और उनको हिदायत की जा रही है कि तुरंत इन पर कार्रवाई हो और जो यहाँ के स्तर पर जिनका निपटान होना है उनका तुरंत निपटान करें। अगर मुख्यालय स्तर पर उसका निपटान होना है तो उस पर रिकमेंडेशन के साथ अपनी मुख्यालय भेज दें। बाद असमाधान शिविर में आई थी, शिकायतकर्ता ने यह बताया कि यूरिया के साथ उनको लिक्विड यूरिया भी जबरदस्ती दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सिरसा में जिला प्रशासन द्वारा रोज लघु सचिवालय के सभागार कक्ष में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज समाधान शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने लोगों की शिकायतें सुनी और उनके निवारण के निर्देश जारी किए। इस अवसर पर लक्षित सरीन ने कहा कि अधिकारी प्रत्येक प्रार्थी की समस्या को गंभीरता से ले और उनका तय समय में हल करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही समाधान प्रकोष्ठ पर अपलोड की गई शिकायतों का समाधान तत्परता के साथ सुनिश्चित किया जाए। समाधान शिविर में आने वाले लोगों ने हरियाणा सरकार और प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें भटकना नहीं पड़ता। समाधान शिविर लगने से सभी अधिकारी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और उनकी समस्या का समाधान तुरंत किया जा रहा है। 5 साल से लंबित पड़ा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। 4-5 बार पहला एप्लीकेशन लगाई सर। आज मैं आया तो बड़ा उपायुक्त महोदय जी से मिला, उन्होंने बड़ा रिस्पांस दिया सर। मेरी बात की सुनवाई हुई, एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड किया गया। उसके बाद जो है उन्होंने मेरे को रिस्पांस देके मैं मतलब इस बात से संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छा शिविर है जी। लोगों की जनमानस की समस्याएं जो हैं यहाँ समाधान हो रहा है। नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर जी। पहले कई दिन लग जाते, अब सिर्फ 5 मिनट लगे बस। उन्होंने मेरा समस्या थी हल कर दी। धक्के खाने पड़ते थे, पैसे लगते थे जी। मुझे बहुत ही खुशी है। मैं सरकार का डी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। बहुत ही अच्छा काम है, बढ़िया काम है और डी साहब ने हमारी बहुत ही अच्छी बात सुनी है और हमको उनके बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और सरकार ने ये बहुत ही अच्छी पहल की है। नहीं, बहुत ही अच्छा है। हमारे को 2 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट में हम मिल लिए और बहुत ही अच्छी बात सुनी उन्होंने। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत समितियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ ही जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने बताया कि इस प्रक्रिया में गुप्त वोटिंग की जाएगी, जो केवल बैलेट बॉक्स के माध्यम से पूरी होगी। अगर किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है तो सभी सदस्यों को पंजीकृत डाक, व्हाट्सएप या व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाएगी। इसके बाद कम से कम 10 दिन के भीतर बैठक बुलाकर मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी और पीठासीन अधिकारी मतदान प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे। मतदान के बाद बैलेट बॉक्स खोला जाएगा और गुप्त वोटिंग स्लिप की गिनती
की जाएगी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 62 और 123 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी उसी दिन चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और संबंधित सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जाएगी। हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा पेशेवर विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का विषय है कृषि विस्तार में नई दक्षता, कैरियर के अवसर तथा अनुसंधान। इसमें राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूसा संस्थान, दिल्ली सहित विभिन्न प्रदेशों के 65 शोधार्थी भाग ले रहे हैं। कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर S.K. पाहूजा ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह से किसानों तक नई तकनीकी पहुंचाई जा सकती है, किस तरह से बेहतर सर्वे किए जा सकते हैं और किसानों को नई तकनीक से जोड़ा जा सकता है। इस दौरान अन्य देशों के कृषि विस्तार में हो रहे कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में विदेश से भी प्रोफेसर ऑनलाइन माध्यम से क्लास ले रहे हैं। मुख्य रूप से शोधार्थियों को नवीनतम कृषि विस्तार तकनीक से परिचित भी करवाया जा रहा है। टेक्नोलॉजीज यहाँ पर डिस्कस होने वाली, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी आप देख ही रहे हैं आजकल किस प्रकार से एनवायरनमेंट चल रहा है। इतनी दिसंबर में हम लोगों ने कभी इतनी गर्मी देखी नहीं थी जिस हिसाब से दिसंबर का महीना चल रहा है। तो इस प्रकार से चेंजिंग एनवायरनमेंट में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को ग्लोबल लेवल पे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का हम ये सोचते थे कि एक बड़ा टॉपिक कि गांव में चले गए, गांव में किसानों से 4 किसानों से बात कर ली, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन खत्म हो गया। लेकिन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे इसकी एक्सटेंशन क्या कर रही है, दूसरी इंस्टीट्यूट, दूसरे देशों की इंस्टीट्यूट्स क्या कर रही हैं, कैसे नई टेक्नोलॉजी कितनी स्पीड से दूसरे देशों से हमारे देश में कितनी स्पीड से आ सकती हैं। इन सारी चीज़ों का जिक्र करने के लिए, इन सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स को समझाने के लिए अच्छे तरीके से ये ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे शोधार्थियों ने बताया कि कृषि प्रसार में कैरियर की कई संभावनाएं हैं। देश के साथ विदेश के भी कृषि विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त हो रही है। कार्यक्रम में कृषि प्रसार की विभिन्न तकनीकों के बारे में जानने का अवसर भी मिला है। सर मेरा करने का यही था कि मैं कैसे कितनी जल्दी, जितनी वाइड स्प्रेड में जितनी नॉलेज मिल रही है उसको कम से कम टाइम में ले सकूं। और सर यहाँ पर आने के बाद आज के समय में मैंने ये देखा कि अपॉर्चुनिटी सर इतनी है जिसका हमें पता नहीं था, और कम टाइम के अंदर सर हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलना, हम उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इतने एक्सपर्टीज टीचर्स का हमें इतना उद्देश्य देना वो हमारे लिए सर बहुत महत्वपूर्ण है सर। और आज के लिए लेक्चर में सर बेसिकली यही बताया गया कि इतनी अपॉर्चुनिटी अभी के ज़माने में है, बस हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, और आप कैसे उसके अंदर अपने आप को ढाल सकते हो, रह सकते हो, वो आपको ज़रूरी है। किसानों के बीच में जो है तकनीकी को लेके जा सकते हैं और उनके बारे में उनको बता सकते हैं, उनके सही उपयोगिता, उनके सही लाभ, उनके सही गुणों को जो है हम उनके बीच में बखान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर टीचिंग से रिलेटेड अभी तक जो है जॉब्स के बारे में पता था, बट उसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, जो बहुत सारी हैं, इसके बारे में इस ट्रेनिंग में बहुत सारे जो है हमारे पास की स्पीकर हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई। विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांजन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से IPL की तर्ज पर भिवानी में 2 दिवसीय प्रथम T20 नॉर्थ जोन दिव्यांग क्रिकेट प्रीमियर लीग करवाई जा रही है। इस लीग का शुभारंभ भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने किया। इस मौके पर PCCAI अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया और विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि विश्व विकलांग दिवस पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए यह बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसमें दिव्यांग खिलाड़ी अपना बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार भी दिव्यांग खिलाड़ियों को समय समय पर प्रोत्साहित कर रही है। पैरालंपिक जैसे खेलों में भी दिव्यांग खिलाड़ी परचम लहराने का काम कर रहे हैं। दिव्यांग बच्चों को IPL भी करवाए, डोमेस्टिक में भी इनको फंड दे, और भी अच्छा इनके BCCI के द्वारा मदद दिलवाए, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से ये खिलाड़ी घर छोड़ करके क्रिकेट खेलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैच खेलने के लिए आते हैं। 28 राज्य में हमारी टीम है। मैं देख रहा हूँ कि इनको फैसिलिटी मिले, 6 नहीं डबल हो जाएंगे। थोड़ी सी फैसिलिटी BCCI या सरकार हमें और दे देगी तो हम अपनी जो 28 संस्था है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। AGM में भी मैंने कहा था कि जैसे ही हमारे पास BCCI का फंड आएगा सभी 28 राज्यों को हम आर्थिक मदद देंगे।
इस अवसर पर करवाए गए मुकाबले में इंडिया टाइगर टीम के विजेता कप्तान विजय कुमार व मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले सुमित गिल ने कहा कि इस तरह का आयोजन हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों को नॉर्मल खिलाड़ियों की तरह से सुविधा प्रदान की जाए तो वह और भी अच्छा खेल दिखा सकते हैं। लिए बढ़िया खेला, मैच में मैच मिला, टीम वर्क बहुत दिन से खेल रहा था। 61 रन बनाया है, 4 छक्के 3 चौके। विकलांग होली कुछ करे आ गया वो बड़ा हो तो खेलो, बड़ा हो दो। हमने उम्मीद है कि केंद्र सरकार से जो खिलाड़ियों को मिलता है उसको भी विकलांग भी ऐसा देना चाहिए, आर्थिक सहायता देनी चाहिए। मैच के मैन ऑफ द मैच रहे सुमित गिल। उन्होंने 45 गेंदों में 61 रन की पारी खेली, नो डाउट बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने, जिसकी वजह से मैच पूरा कर पाए, जीत पाए। अगला मैच हम जीतना चाहेंगे, जीत के हम। और दिव्यांग क्रिकेट के लिए तो क्या कहें जी, लोहिया सर के बारे में हम क्या कहें, उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर जिले के लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक केंद्र के कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय लोहगढ़ परियोजना विकास समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। इस समिति में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य संरक्षक होंगे, जबकि मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष रहेंगे। मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर प्रभलीन सिंह समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर व अन्य लोग शामिल हैं। यह परियोजना लोहगढ़ स्मारक स्थल को एक विशाल परिसर में विकसित करेगी, जो न केवल महान बाबा बंदा सिंह बहादुर को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि सिख समुदाय की समृद्ध विरासत को भी प्रदर्शित करता है। इस बदलाव का एक अहम पहलू अत्याधुनिक संग्रहालय का निर्माण करवाना है। 2 चरणों में शुरू होने वाली इस परियोजना का उद्देश्य स्मारक स्थल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को फिर से जीवंत करना है। यह परिसर 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़ी जीवन गाथा को नवीनतम के साथ दुनिया के सामने ले जाया जाएगा। दूसरे चरण में बाबा बंदा सिंह बहादुर की विशाल प्रतिमा बनाई जाएगी, जो स्मारक परिसर का मुख्य आकर्षक होगी। लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल भारत चीन सीमा विवाद पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने 2020 से बिगड़े संबंधों, हालिया समझौतों और भविष्य की रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह साफ किया कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। विदेश मंत्री ने एलएसी की मौजूदा स्थिति और चीन के साथ रिश्तों को लेकर कहा कि संबंध अब कुछ सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Ties have been abnormal since 2020, when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. Recent developments that reflect a continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. विदेश मंत्री ने बताया कि एलएसी पर सेनाओं की वापसी का काम पूरा हो चुका है। देपसांग और डेमचो के पारंपरिक इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। यह सामान्य गतिविधि भी शुरू हो गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि चीन के विदेश मंत्री के साथ हाल की बैठक में हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि विशेष प्रतिनिधि और विदेश सचिव स्तर के प्रतिनिधि की जल्द ही बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि लॉजिस्टिक चुनौतियों और कोविड की स्थिति के बावजूद भारत तेजी के साथ प्रभावी ढंग से जवाबी तैनाती करने में सक्षम है। We are clear that the maintenance of peace and tranquility in border areas is a prerequisite for the development of our ties. In the coming days, we will be discussing both de-escalation as well as effective management of our activities in the border areas. The conclusion of the disengagement phase now allows us to consider other aspects of our bilateral engagement in a calibrated manner, keeping our national security interests first and foremost.
लोकसभा ने कल बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया। इस विधेयक के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1980 को संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक से प्रत्येक बैंक खाते में नॉमिनी की संख्या वर्तमान 1 से बढ़ाकर 4 करने का विकल्प दिया गया है। विधेयक ऑडिटर के पारिश्रमिक का फैसला करने के लिए बैंकों को अधिकार प्रदान करेगा। विधेयक प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से बैंकिंग क्षेत्र में संचालन मजबूत होगा और ग्राहक सुविधा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सरकारी बैंकों में ऑडिट की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। सदन में चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों के स्थिर बने रहने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 से कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अब बैंकों का प्रबंधन पेशेवर ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने सदन को बताया कि सरकारी बैंक लाभ कमाने वाले बन रहे हैं और अब सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का लाभ दशक का सबसे अधिक है। साइबर धोखाधड़ी के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कदम उठा रहा है। आज कैथल जिले में संत शिरोमणि सैन भगत की जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। शहर के चंदना गेट पर स्थित संत शिरोमणि सैन भगत की प्रतिमा पर लोगों ने पुष्प अर्पित किए और हवन भी करवाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने सैन समाज के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सैन भगत ने समाज को मानवता की सेवा और सच्ची निष्ठा से काम करने के संदेश दिए हैं। हम सभी को उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए मानवता की सेवा को ही भगवान की पूजा मानना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को अपने जीवन में नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर भी रहना चाहिए। आज का जो युवा है जो नशे से ग्रस्त है, हर जगह आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर स्टॉप सेंटर बनाए जाते हैं तो नशा मुक्ति केंद्र के बनाए जाते हैं, क्योंकि आज का जो युवा भटक चुका है। शिक्षक इतनी शिक्षा मिलते हुए, इतनी फैसिलिटीज होते हुए भी उसका इतना मिसयूज हो रहा है। तो ऐसे भगत जी या ऐसे और भी जो हमारे रहे हैं, ये सब हमारे जो समाज सेवी हैं, ये सब रहे हैं, इन्होंने जो हमें शिक्षा दी है उनको आज भी याद किया जाना, ये हमारे बुजुर्गों की जो हमें देन है, इसको हमें अपनाना चाहिए। और हर एक युवा से ये विनती करती हूँ, ये निवेदन करती हूँ कि उनके बताए मार्ग पर चले, अपने आप को भटकने ना दें। इस मौके पर सैन समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि देश और विदेश में समाज के लोग इस पावन दिवस को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। संत शिरोमणि सैन भगत ने मानवता की सेवा करने और ईमानदारी से अपने जीवन में कर्म करने का जो संदेश दिया, उसे हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने घोषणा की थी और उनसे निवेदन करूंगा, 11 लाख की थी, तो उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी ये एक छोटी सी डिमांड है, यहाँ चौक पे लाइब्रेरी का जल्दी निर्माण करे, क्योंकि एक लाइब्रेरी ऐसी चीज है जिससे क्या है, एक समाज नहीं बल्कि अब तो सारे समाज के लोगों के बच्चों को जो है लाभ मिलेगा। और इसमें कोई समाज के नहीं, जितने भी आसपास के बच्चे हैं, क्योंकि आप देखते हो इस सरकार के अंदर बिना खर्ची पर्ची बच्चे लग रहे हैं, ये एक लाइब्रेरी की देन है। एक इतना बड़ा गरीब तबका है यहाँ पर, छत्तीस बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर। जब ये लाइब्रेरी बनकर तैयार हो जाएगी, यहाँ के युवा साथी, युवा बेटियां हमारी यहाँ पर शिक्षा लेकर और उससे अपने प्रतियोगिताएं गेन करेंगे और उसमें अपना परीक्षा में पास होकर अपने रोजगार को प्राप्त करेंगे, यही हमारी विनती है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आज पलवल जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में महिलाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करके उनका निपटारा किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बैठक में 14 शिकायतों की सुनवाई की गई है, तो वहीं 4 शिकायतें भी प्राप्त हुई है। इनमें से अधिकतर मामले दहेज, विवाहेतर संबंध और संपत्ति विवाद से संबंधित थे। उन्होंने बताया कि पति पत्नी में आपसी मतभेद हो जाने पर यदि मामला पुलिस के संज्ञान में आता है तो आयोग द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से मामले का निपटारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के लिए आयोग पूरी तरह से सजग है। 14 केसेस की सुनवाई की है, 3-4 केसेस और ऑन द स्पॉट आए हैं जिनकी हमने डेट्स दी हैं, और उन 14 केसेस में से ज़्यादातर जॉरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लिव इन केसेस और प्रॉपर्टी के वजह से छेड़छाड़ के आरोप और ये थे।
जिनको हमने कोर्ट में भेज दिया है, जो कोर्ट में चल रहे हैं उनको कोर्ट में आगे कार्रवाई के लिए बोला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत रेगुलर हो गई है बात, बड़ी कॉमन सी आजकल हम देख रहे हैं हो गई है कि अगर पति पत्नी की लड़ाई है तो ड्यॉरी का केस डाल दो, जिसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की लड़की, शादीशुदा लड़की का सेपरेशन हो रहा है, या बेटी हो गई तो सेपरेशन, जो बहुत शर्मनाक है। और महिला आयोग प्रयास करता है कि उनको काउंसिल करके, जो पहले पुलिस की 3 काउंसलिंग होती हैं, बावजूद उसके हम 1-2 काउंसलिंग दें ताकि उनके घर बस जाएं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।